दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है इसके अंदर आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप विविध प्रकार की स्टडी अपनी कर सकते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी के कंप्लीट मैं चैप्टर नंबर आपका अभी सेकंड चल रहा है क्लास 12th की ज्योग्राफी का। इसके बाद क्रमबद्ध रूप से मैं पूरी 12th क्लास की ज्योग्राफी, पूरी 11th क्लास की ज्योग्राफी कवर करूंगा और बहुत ही प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो नोट्स के बारे में भी हमसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर आपका ज्योग्राफी क्लास 12th का है दोस्तों, जिसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज उस वीडियो में मैंने जो है प्रॉपर जो है एक्सप्लेन किया है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आज बेसिकली क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो करीब 36 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको जरूर देखना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिरी में उसका लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि क्लास 12th ज्योग्राफी, ठीक है। चलते हैं आज की वीडियो कवर करते हैं इसको जल्दी जल्दी। ये जो फ्लो चार्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस फ्लो चार्ट को मैंने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से आइडिया देता हूँ ताकि आप जल्दी से आपका एक रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या, बेसिकली चैप्टर ही आपका है विश्व जनसंख्या के ऊपर। यहाँ पूरी तरह से चैप्टर के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। उसका वितरण किस किस प्रकार है, समान वितरण है, मतलब क्या समान रूप से लोग व्यवस्थित है, मतलब जनसंख्या आपकी जो मतलब लोग रह रहे हैं क्या समान रूप से रह रहे हैं पूरे क्षेत्र में, या जो है समान रूप से रह रहे हैं, उसका घनत्व कैसा है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और वृद्धि के प्रभाव क्या है, वो सारी चीज़ें हमें मिलेगी पढ़ने को। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस फ्लोचार्ट के माध्यम से विश्व जनसंख्या को 4 वर्गों में बांट करके हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है वितरण। तो आपको बताऊं दोस्तों, पूरे भूपृष्ठ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, मतलब असमान रूप से जनसंख्या हमारी फैली हुई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका आता है घनत्व। देखो घनत्व तो नाम से ही पता लग रहा है, घनापन, ठीक है। जिसे हम सघन और विरल कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास अगर दो इस तरह से सर्कल अगर है, दो वृत्त है, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं, जो बिंदुओं के संख्या है, मैंने यहाँ पर अगर ज़्यादा कर दी, यहाँ कम कर दी, तो इसे हम कहेंगे घनत्व इसका ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। तो घनत्व निकालेंगे, उन्होंने एक सूत्र दे रखा है, कुल जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की, जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र जिसका हमें जनसंख्या निकालना है, वहाँ की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल अगर करते हैं तो उसका घनत्व मिल जाएगा अपने को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, किन कारणों की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, कम होती है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो पहला कारण है जन्म दर। निश्चित रूप से जन्म दर के अकॉर्डिंग, जन्म दर के ऊपर पूरी जनसंख्या आपकी डिपेंड करती है। साथ ही साथ दूसरा जो है मृत्यु दर है ना। कहीं के लोग ऐसे होते हैं, पहले के टाइम होता क्या था, लोग जो है जो उनका जो लाइफ स्पैन होता था, मतलब उनका जो जीवन काल होता था वो ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में साइंस एंड टेक का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, तो मृत्यु दर जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, लोग की लाइफ थोड़ी बढ़ गई है। और खासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर मृत्यु दर थोड़ा सा उनका और स्लो है, बिकॉज वो मतलब योग एक्सरसाइज या मतलब तमाम जो है फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन थोड़ा जो है लंबा हो जाता है, ठीक है। योग की पद्धति की शुरुआत बेसिकली हमारी भारत, उसकी जन्मभूमि हमारी भारत है दोस्तों, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो विदेशी ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज भारत में लोग अब ले रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा इम्पैक्ट हमें विदेशों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रामदेव की वजह से योग की एक मतलब तेजी से उन्नति हुई है, तेजी से उसका जो प्रचार और प्रसार दोनों हुआ है। अन्यथा जो है योग और हमारे बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनका अध्ययन करके विदेशी उसका खूब भरपूर फायदा ले रहे हैं। तो तीसरा बिंदु आता है आपका प्रवास, जो जनसंख्या के परिवर्तन का ये घटक है। प्रवास का मतलब होता है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर जगह से, जैसे मान लेते हैं कि मैं खासकर यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यूपी से मैं दिल्ली आया हूँ और अपनी जितनी भी मेरी हायर स्टडी है सब मैंने दिल्ली में कवर किया है। दिल्ली से मैंने बीएससी, मैंने एमएससी किया है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने स्टेट को छोड़ के यहाँ आया हूँ, तो ये भी एक प्रवास ही कहा जाएगा,
ठीक है। प्रवास आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास में बेसिकली हम अपने जन्मभूमि, जो हमारा जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, उसको छोड़ के हम कहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्प्रवास है, मतलब किस पर्पज से, किस उद्देश्य से जाते हैं, वहाँ कमाने धमाने या जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने, कुछ इस कारण से। और जिस भी जगह पर जाते हैं उसके बहुत सारे मल्टी चीज़ें हमें वेरिएंट हो जाती है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं कवर कर लेता हूँ। दूसरा आपका होता है अप्रवास, ठीक है। तो अप्रवास उसी का अपोजिट होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है प्रभाव। तो जनसंख्या बढ़ने के प्रभाव क्या होंगे? सिंपल सी बात है, आप ये बताइए, दो परिवार है, परिवार ए और परिवार बी। अगर परिवार ए में जो है, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स साथ अगर दो ही बच्चे हैं, और मान लेते हैं दोनों परिवार के जो गार्जियन है, दोनों की अर्निंग सेम है, और इनके पास दो बच्चे हैं, इनके पास 5 बच्चे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पर किस क्षेत्र में, किस किस जगह पर, ए फैमिली में या बी फैमिली में, कहाँ पर संसाधन का ह्रास ज़्यादा होगा? संसाधन का ह्रास का कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं इस घर में जो स्पेस है ना, उसमें अवेलेबिलिटी पर बच्चे को, अवेलेबिलिटी पर बच्चे को सुख सुविधा कहाँ ज़्यादा अच्छे से मिल सकेगी? निश्चित रूप से आप कहेंगे सर ए वाले फैमिली में या ए वाले परिवार में। तो वही है यहाँ पर, उसी चीज़ को हम बड़े स्तर पर जब पढ़ते हैं, देश में या विश्व के स्तर में पढ़ते हैं, तो वही है, संसाधनों का ह्रास होता है। और संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। मतलब आप ये बताइए, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा। वैसे मैं इसकी जो फर्स्ट वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मुझे यहाँ इतना समझाएंगे कि मान लेते हैं इस कमरे में 2 लोग हैं, ये कमरा 10 बाई 10 का कमरा है। जैसे अभी आप हो सकता है बाहर आकर के अपनी स्टडी कर रहे हों, अगर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से किसी कमरे में आप स्टडी कर रहे होंगे। कोई आपका स्पेशल रूम हो सकता है, या तो हो नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप बाहर आके स्टडी कर रहे हैं, और जो है आपने एक रूम जो है रेंट पे लिया है, उस रूम में रहने वाले लोगों की संख्या अगर 1 होती है या 2 होती है, तो उस रूम में उपलब्ध जो भी ऑक्सीजन है, उसकी शेयरिंग, उपलब्ध ऑक्सीजन को अभी फिलहाल यहाँ पर आप पर्यावरण लेके चलो, बिकॉज पर्यावरण को अगर हम समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। फिलहाल अभी आप जो उपयुक्त ऑक्सीजन है, आप दोनों लोग उसका भरपूर उपयोग करोगे। लेकिन अगर आप उसी कमरे में अगर 10 लोग हो जाएं और प्रतिदिन वो रहने लगे, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं सफोकेशन हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की मात्रा ही अब कम हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जो है हमारे जनसंख्या के जब प्रभाव से कहीं ना कहीं हमें सीख देती है, और समझाती है हमें कि किस प्रकार हमें जनसंख्या हमें प्रभावित कर रही है। उसके बाद अगले बिंदु हम देखेंगे, विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, केवल जो है 10% भूभाग पे 90% जनसंख्या रहती है। वाकई में ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि देखो मैं भी अपने मतलब गांव को छोड़ करके, मैं यूपी से हूँ, बेसिकली यूपी से छोड़ के मैं दिल्ली में आया हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे जो हैं लोग यहाँ पर रोजगार के कारण से यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग पढ़ने के कारण से आते हैं, कुछ लोग मेट्रो सिटी की वजह से यहाँ पर आके बसे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दिल्ली में सघनता ज़्यादा है, ठीक। तो ऐसा इसी वजह से होता है। उसके बाद अगला आपका पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पर सघन आबाद में जहाँ आबादी सघन है, वह है उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, और जो है नील नदी की घाटी। ये कुछ जो है क्षेत्र आपको बताए गए हैं। कुछ आपको कॉन्टिनेंट्स आपको बताए गए हैं जहाँ से आप समझ सकते हैं सघन आबादी। यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है प्रॉपर, उस पर मैंने पिक्चराइज कर रखा है, इमेजेस के साथ मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों जो है कि 50 करोड़ से 1 अरब होने में विश्व जनसंख्या किस रेट से बढ़ी है, उसको बता रहे हैं कि 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष लगे हैं, लेकिन बाद का जो समय है देखो कितना कम है, और रफ्तार कितनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। तो इसका एक और एक ही कारण है कि आप इतना समझ सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा अगर बढ़ जाना, अचानक बढ़ना, तो इसका एक रीज़न है कि पहले के टाइम में होता क्या था, वैक्सीनेशन नहीं था, साइंस और टेक स्लो था, साइंस और टेक और वैक्सीनेशन की न होने की वजह से महामारियाँ अगर आती थी तो मतलब भरपूर मात्रा में लोग मर जाते थे। लेकिन आज के टाइम में साइंस टेक और वैक्सीनेशन, टीकाकरण इतना ज़्यादा उपलब्ध है कि लोग जो है, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन कई बार एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं कि भाई टीका लगवा लो, हर जगह पर, भारत में हर जगह पर इस चीज़ का प्रचार प्रसार आपने देखा ही होगा। तो यही है कि पहले के टाइम लोग छोटे मोटे बीमारी से लोग मर जाया करते थे, बच्चे नहीं बचते थे, बच्चे बहुत कम बच्चे बच पाते थे। इसी वजह से आपने इस चीज़ को भी महसूस ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप अपने
फादर से या अपने किसी घर के बड़े से पूछे तो पहले के लोग के पास बच्चे ज़्यादा होते थे। बच्चे होने का एक और एकमात्र ज़्यादा बच्चे पैदा करने के एक और एकमात्र पहले का कारण था। एक तो पहला कारण था अशिक्षा, दूसरा कारण ये था कि कई बार लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे, उनको लगता था इसमें से अगर 2-4 अगर मान लें नहीं भी रहे तो जो बच जाएँगे उतने तो सही। तो मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी लेके चलते थे दोस्तों। सोचो मतलब कैसा था हिसाब-किताब, ठीक है? उसके बाद बीमारियाँ और एड्स जैसे संक्रमण। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने से बीमारियाँ भी बढ़ती है, बिकॉज़ वो अगर रख-रखाव सही से नहीं होगा तो बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, मात्र 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। इनमें से 6 देश एशिया हैं। 6 देश एशिया में हैं। एशिया अपना जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया के 6 देश में आपका चाइना नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे आता है, आप सभी को पता है। विरल आबाद के कुछ क्षेत्र यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। आपको पता है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पे यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती। अगर करती भी है तो कुछ साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वही निवास यहाँ पर करते हैं, जो रिसर्च सेंटर यहाँ खोल के बैठे हुए हैं, ठीक। तो ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, शीत मरुस्थल हो गया, उष्ण मरुस्थल हो गया और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं तो यहाँ पर लाइबेरिया जो है और सोमालिया जो है, यमन, सऊदी अरब और ये उच्च वृद्धि वाले देश है। तो आप लाइबेरिया को बिल्कुल मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च वृद्धि वाला देश कहा जाता है। विकास अवरुद्ध होना, अगर जनसंख्या किसी भी जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर मान लेते कोई एक परिवार है, इसी परिवार में नंबर ऑफ बच्चे अगर ज़्यादा हो जाए एक पेरेंट्स को, तो उस पेरेंट्स की जो विकास की जो गति है वो स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। वो नहीं 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 खरीद सकता किसी बाइक को, नहीं खरीद सकता किसी कार को, क्योंकि उसको परिवार के भरण पोषण से ही उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, इस चीज़ को मैंने आपको पहले बताया, चीन नंबर 1 पे है, आप सभी जानते भी होंगे। भारत दूसरे नंबर पे जनसंख्या के क्षेत्र में आता है। मध्यम आबाद जो है उसमें, मध्यम आबाद का मतलब मध्यम आबादी वाले जो आपके देश हैं वो है दक्षिणी भारत, नॉर्वे, सूडान, पश्चिमी चीन और पूर्वी यूरोप, ठीक है। यहाँ पर कुछ देशों के नाम बताए हैं, जैसे लैटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, रूस, अल्बानिया हो गया, जर्मनी, पुर्तगाल निम्न वृद्धि वाले देश है जहाँ पर जनसंख्या का वृद्धि जो स्तर है वो स्लो है। अच्छा, जनसंख्या बढ़ जाने से क्या क्या चीज़ें और बिगड़ जाएंगी? प्राकृतिक विपदाएं आएंगी और युद्ध होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक ही घर में कई लोग अगर हो जाए, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो जाए, तो उसमें तोड़ मरोड़ ज़्यादा होगी, तकरार ज़्यादा होगा, तकरार होगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगी तो लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद वो बंटवारा हो जाएगा। युद्ध इन द सेंस मतलब, युद्ध कहने का मतलब बात न बनना। आप सभी जानते हैं कि जब कंबाइंड फैमिली बहुत बड़ी होने लगती है तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर गृहयुद्ध मच जाता है। गृहयुद्ध का मतलब होता है एक शीत युद्ध चलता है, उसकी वजह से अलगाव हो जाता है परिवार के अंदर। तो ये छोटे छोटे कारण है जो हमें अपने परिवार में देखने को मिलता है जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नियंत्रण की उन्होंने बात की है, तो नियंत्रण में दो चीज़ें हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लाने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वह है परिवार नियोजन सुविधा का विस्तार, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षा का प्रचार, है ना। और खासकर महिलाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिला अगर शिक्षित अगर होंगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या का जो इतना जो प्रकोप है वो सीमित होगा, ठीक है। तो शिक्षा के दम पे ही जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी तक आपको इस फ्लो चार्ट में समझाया है, ये पूरे चैप्टर का सार था। इस चैप्टर में हमें यही कुछ मिलेगा पढ़ने को अच्छे से। और इस चीज़ को मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो जो बनाई है, आप उसको जरूर देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उस वीडियो मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा और अच्छे तरह से किया है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं फ्लो चार्ट दोबारा से कवर करूँ, लेकिन ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा इस पर 1-2 मिनट 4 मिनट जो भी समय लगे, थोड़ा इस पर मैं एक बार आपको समरी देता चलूँ। उसके बाद अब हम चलेंगे, हमने प्रीवियस जो वीडियो की थी दोस्तों उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ हम प्रश्न संख्या 11 से क्लास 12 की ज्योग्राफी आपका जो है चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 के नोट्स को अगर चाहता है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जो कि चैप्टर 2 का नोट्स है भूगोल का, तो आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, और जो है जैसे ही मैसेज करेंगे हम आपको इस नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, ठीक दोस्तों। तो ओवरऑल आपको अपनी स्टडी अच्छे से करनी है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे मतलब जुड़े रहना है, ठीक है। सो प्रश्न संख्या 11 से हम देखेंगे। यहाँ पर आपका एक आता है प्रश्न में, लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, इसका परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध जैसी विपदाओं के रूप में नजर आता है। जनसंख्या के विषय में यह विचार किस किस विद्वान का है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थॉमस माल्थस ऐसे हमारे जो
वैज्ञानिक थे जिन्होंने जनसंख्या के ऊपर इस प्रकार की कुछ अपनी टिप्पणी की थी। तो ये विचार थॉमस माल्थस का है। ठीक, अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में ही हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या कारण बताइए। तो इसका सबसे जबरदस्त आपका आंसर यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों। आपको बताऊं, एक अच्छा क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि आपसे हो सकता है, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि विकासशील जो देश है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा विस्फोट से बढ़ रही है, जैसे अपना भारत हो गया, है ना। लेकिन साथ ही साथ जो विकसित देश है वहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है दोस्तों कि बिकॉज जो विकासशील देश है वहाँ पर सुख सुविधा तो आ रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो तो रहा है, साइंस और टेक बढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बढ़ने की वजह से मृत्यु दर जो है स्लो हो जा रही है। मतलब जो मृत्यु दर है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो चुकी है, लेकिन जन्म दर अभी भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। जन्म दर नियंत्रित न होने का कारण शिक्षा का अभी भी कहीं ना कहीं अभाव है। ठीक है, मतलब हर घर में बच्चों की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आएंगी। ठीक, तो अगला आपका प्रश्न आता है माल्थस सिद्धांत क्या है। तो माल्थस दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा दोस्तों आप सबके लिए। माल्थस जो थॉमस माल्थस सिद्धांत जो कि 1893 में उन्होंने दिया था, उनके अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है ना, बढ़ेगी, मतलब फ्यूचर उन्होंने रेफरेंस किया कि बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो वास्तविकता ये है दोस्तों कि जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो उसके अंदर बहुत सारे जो है हमें उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपका है अकाल आना, बीमारी आना, युद्ध होना, ये तमाम आपको चीज़ें दिखाई देगी। महामारी आना, जैसे इस टाइम कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी आई हुई है ना। पेंडेमिक, बहुत बड़ा पेंडेमिक है, पहली पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा विश्व इससे जूझा हुआ है। और इसकी इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो देन है बेसिकली वो चाइना की है। तो चाइना कैसा देश है आप सभी शायद अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। उसके बारे में आप डिटेल में और पढ़िएगा। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 का, किसी देश की जनसंख्या का वितरण व घनत्व क्यों महत्वपूर्ण है। आप जरा सोचिए, जनसंख्या के वितरण व घनत्व क्यों महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का वितरण व घनत्व उस देश की जननांगी विशेषताओं को समझने में मदद करता है। निश्चित रूप से किसी भी देश की जनसंख्या है, वो देश की जननांगी मतलब वहाँ की रूपरेखा, वहाँ किस प्रकार लोग मतलब वितरित है, उस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है। तो इसलिए ये आपका एक पॉइंट में क्वेश्चन था। अगला आपका क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर वाले यहाँ पर लिख रखा है, इसे लघुत्तरी में रखेंगे हम। अगर क्लास 12 के आप स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, तो आप बोर्ड एग्जाम जो भी आप देंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा या किसी भी स्टेट बोर्ड्स के द्वारा अगर आप दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ही है। साथ ही साथ उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में बताइए। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको अच्छे से इस पर मैंने अंडरस्टैंडिंग करवाई थी कि भाई जनसंख्या वृद्धि दर बेसिकली होता क्या है कि किसी भी देश की या किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो जन्म लेने वाले जो पॉजिटिव लोग हैं और जो मरने वाले नेगेटिव लोग हैं, है ना, और जो प्रवास करने वाले हैं, सबको मिला करके, है ना, ओवरऑल इफेक्ट निकाल करके हम जनसंख्या की वृद्धि दर को फिर निकालते हैं। ठीक, तो आप जब पहली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें प्रॉपर एक इक्वेशन वाइज, समीकरण वाइज मैंने उसको समझाया है, तो आप उसको वहाँ देखिएगा। फिलहाल मैं इसको आप एक्सप्लेन करता चल पा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की निश्चित समयावधि में जनसंख्या होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, दर का मतलब होता है किसी एक रेट से, मतलब एक सर्टन, एक निश्चित पैमाने से। ठीक है, दर का मतलब क्या होता है, निश्चित पैमाने से। हम बोलते हैं ना कि किस रेट से आप काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को परसेंटेज वाइज कर दें तो वो चीज़ हमारी दर में कन्वर्ट हो जाती है, या समय की सीमा अगर बांध दें तभी दर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है ये। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आपका जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर क्या है। मतलब इससे आप क्या समझे, धनात्मक वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या सीधे से बढ़ना, मृत्यु दर स्लो होना और जन्म दर ज़्यादा होना। किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक होना, जन्म दर ज़्यादा होना। ऐसे पैदा होने वाले अगर 5 लोग हैं और मरने वाले 2 लोग हैं, तो नेट इफेक्ट कितना आया, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा। तो 3 क्या है, सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसे हम धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला आता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव होना,
मतलब है कि भाई अगर मान लो 5 लोग पैदा हो रहे हैं किसी एक स्टेट में, किसी राज्य में, किसी गांव में, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और मरने वाले की संख्या अगर 7 है, तो यहाँ पर आप सभी इतनी मैथ्स आप सभी को आती होंगी, है ना। इसको अगर ऐड करेंगे 5 - 7 = -2 आएगा, तो यहाँ पर नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या कम हो जाए दोस्तों, तो उससे भी देश की इकोनॉमी और देश का पूरा सर्वनाश हो सकता है, बिकॉज जब देश में लोग ही नहीं होंगे तो वो देश कैसे चलेगा। ठीक, कहीं ना कहीं ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होती है। प्रवास के प्रमुख अपकर्ष अपकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान समझिए। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ठीक, जैसे हम सभी, खासकर मैं अपनी बात बताऊं, मैं जो है यूपी स्टेट छोड़ के दिल्ली आ गया हूं। ठीक है, जब मैं दिल्ली आया था तो दिल्ली मुझे लुभाया कि यहाँ पर कॉलेजेस हैं, यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा है, ये मेट्रो सिटी है, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पर आया। अगर यहाँ आया हूँ तो यहीं कमा रहा हूँ, यहीं सब कुछ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने यही की, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो मेरा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, साथ ही साथ दिल्ली को भी फ़ायदा हो रहा है, दिल्ली वासियों को फ़ायदा हो रहा है। मैं जिस जगह पर रेंट पे रहता हूँ उस मकान मालिक को मुझसे फ़ायदा हो रहा है, मेरे अड़ोस पड़ोस के दुकानदार को मुझसे फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी आप जाते हो, अगर मान लेते हैं हम मुंबई जा रहे हैं सभी लोग, या दिल्ली जा रहे हैं अलग अलग स्टेट से निकल के, तो हम इससे अपने स्टेट का विकास न करके किसी दूसरे जगह का, वैसे तो पूरा भारत ही है ना, मैं यहाँ पर मेरा जो है मत ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है अगर एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होते हैं तो वहाँ वो जो आपका गंतव्य स्थान होता है वो उद्गम स्थान की अपेक्षा आकर्षक बनता चला जाता है। तो ये कारक आपके निम्न है दोस्तों, वो क्या क्या हैं? काम के बेहतर अवसर वहाँ होते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो जाती हैं, शांत व स्थायित्व अपने को मिलता है, अनुकूल जलवायु या जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होती है। ठीक, तो ये सब तमाम चीजें अपने को यहाँ से पॉइंट वाइज मिलती है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं यूपी छोड़ के आ गया हूँ दिल्ली, और हमारे जैसे सारे लोग अगर दिल्ली ही चले आए तो यूपी में कौन रहेगा? तो यूपी का हालत क्या होगी बताइए? वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी गति जो है स्लो हो जाएगी। तो इसी वजह से दोस्तों, है ना, आपने सुना भी होगा कि मुंबई में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, यूपी बिहार से जो लोग वहाँ रहने वाले होते हैं, है ना, बच्चों को पीट के भगाया जाता है कि वो जो शिवसेना सरकार है उनके द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती है जो हमारे जीवन में सब कुछ घटित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना भी चाहिए, हम जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में रह करके वहाँ उत्थान करना चाहिए, वहाँ सुधार करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा कौन करेगा? तो आप ज़रूर इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली दिल्ली में दिल्ली का कोई नहीं है, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो दिल्ली में दिल्ली का कोई नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो दिल्ली में बर्थ लेते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हम दिल्ली से हैं, लेकिन अगर उनका पीछे देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी अदर स्टेट से निकल के आए हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इस मुद्दे बात नहीं करूँगा, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि उदासीन का मतलब, अगर हम सभी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान को छोड़े जाते हैं वो उदासीन होना संभव है अगर सभी लोग ऐसा करते हैं। तो उसका रीज़न क्या होगा? रहन सहन की निम्न दशाएं हो जाएंगी। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वहाँ रहन सहन की दशाएं निम्न हो जाएगी, राजनीतिक परिस्थितियाँ बिगड़ जाएंगी, प्रतिकूल जलवायु होगी। सिंपल सी बात है, जब लोग नहीं होंगे तो जलवायु परिवर्तन जरूर होगी, प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, महामारियाँ, आर्थिक पिछड़ापन, तमाम इसके कारण होंगे या हो सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण कारक। वो पहला आपको मैंने शुरू में बताया था, जन्म दर। ठीक है, जन्म दर बढ़ेगा, है ना, तो जनसंख्या परिवर्तन होगा। तो इसको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। अगला है मृत्यु दर। तो सिंपल सी बात है, अगर मृत्यु दर आपका ज़्यादा है तो अगर मृत्यु ज़्यादा होगा तो जनसंख्या नीचे जाएगी, अगर कम होगा तो जनसंख्या ऊपर जाएगी। ठीक है, और एक्चुअली ये सबका मेल होगा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों का इसके अंदर मेल है। और प्रवास को मैंने बखूबी आपको समझाया है, तो आप इस बिंदुओं को लिख सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि व ह्रास जो होता है प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। मतलब किसी क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि है या ह्रास है, उसके प्रमुख क्या परिणाम होंगे, उस चीज को आप यहाँ पर स्पष्ट करके समझाइए। तो इसका आंसर बनेगा, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव डाल सकती है। पहला है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। कौन कौन समस्या उत्पन्न हो सकती है?
संसाधनों पर अत्यधिक भार, संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई, विकास की गति का अवरुद्ध होना, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है, देश का भविष्य चिंता व निराशा में डूब जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है, समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए आता है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उच्च जनसंख्या जो क्षेत्र वाले हैं वो कुछ देश, उसको मैंने पहले ही आपसे डिस्कशन कर लिया था, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो उन्होंने लिखा है कि विश्व में उन स्थानों को जहाँ जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, साधन आबादी या उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। संसार में ऐसे 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग जो उच्चता में आता है। दूसरा है यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग। तीसरा आपका आता है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसके बाद जो है नील नदी की घाटी आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है, 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा यह क्वेश्चन कुछ आपसे इस प्रकार से पूछा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि व नियंत्रण दोनों परिस्थितियों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका यहाँ पर आंसर आपको दोस्तों को मिलेगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी ने कृषि व औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। निश्चित रूप से अगर साइंस और टेक आएगा तो उससे हर चीज़ें जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है, जनसंख्या की में वृद्धि हुई है, तो साथ ही साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा आपका कारण यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर भयंकर बीमारियों व संक्रमण, जैसे आप जानते हो टीकाकरण की व्यवस्था आई है ना, तमाम महामारियों को खत्म किया गया। ऐसे इसमें चिकन पॉक्स एक बहुत बड़ी बीमारी थी, है ना, इसको लोग माता के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको खत्म किया गया। टीबी, क्षय रोग, मतलब तमाम बीमारियों को जो है रोक लगाई गई। ठीक है, सो रोकथाम हुई और मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ। तीसरा है जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति ने लोगों में रहन सहन की दशाओं में सुधार किया, उन्हें आरामदायक बनाया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्लास 12 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण पे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मानसून जो है एशिया में जनसंख्या के उच्च घनत्व के प्रमुख कारण है, बताइए। मानसून का मतलब वहाँ की जो जलवायु है किस प्रकार है, वहाँ वर्षा की ऋतु किस प्रकार है, तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। कह रहा है यहाँ पर एशिया के बारे में खासकर उन्होंने बात किया है, तो उसके बारे में हमें यहाँ समझना है। तो उसका देखो यहाँ कारण बेहतरीन आपको मिलता है। इस क्षेत्र में आपका चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, ये सारे जो है जनसंख्या वाले, उच्च जनसंख्या वाले देशों के नाम है। तो इसका रीज़न क्या है, इन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ है, पहला कारण, तो ज़्यादा लोग बसेंगे, है ना। इसे हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो जनसंख्या वितरण है वो समान नहीं है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। दूसरा आपका बिंदु है अनुकूल दशाओं के कारण चावल की एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ भाई दशा अनुकूलित होगी वहाँ पर हम खेती कई बार मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, या कई बार हम खेती कर सकते हैं, उसकी साइकिल को रोटेट कर सकते हैं, उसके चक्र को हम कई बार दोहरा सकते हैं। अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व 800 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सोचो, मतलब इतनी घनी आबादी वाली जगह हो सकती है। ठीक, तो यही सब इसके कारण है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23, जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या तरीके अपना रही है। तो पहला आपका है परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया आपको। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो है गर्भ निरोधकों का प्रचार व सरलता से उपलब्ध कराना उनको। और तीसरा जो अति महत्वपूर्ण है, अगर जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो शिक्षा का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और साथ ही साथ जो स्त्रियां हैं उनको भी शिक्षित किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि जो है इस चीज़ को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों, क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, सघनता के आधार पर विश्व को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, उदाहरण से समझाइए। तो सघनता के आधार पर विश्व को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आपका है 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सघन आबाद वाले क्षेत्र जो होते हैं, ये सघन आबाद वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, जो इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, है ना, साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी भाग
दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना। तो इसके अंदर अपना भारत भी शामिल है। उसके बाद आपका आता है 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति किलोमीटर। माध्यम घनत्व, ये मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं जिसमें आपका आता है एशिया में पश्चिमी चीन हो गया, दक्षिण हो गया, यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन, ये आपके मध्यम वाले आते हैं। उसके बाद एक से भी कम, मतलब इसका ये सिंबल है आपका लेस देन 1 व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति से भी कम प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ये विरल देश वाले हैं, ऐसे विरल क्षेत्र वाले हैं जिसमें आपका ध्रुवों के निकट वाले क्षेत्र आ गए। आपको पता है ध्रुवों पे नहीं रहते, 1-1 किलोमीटर तक लोग दिखाई देते। उष्ण व शीत मरुस्थल विषुवतीय रेखा के निकट के क्षेत्र ये आपको निम्नतर वाले हैं। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25 आपका यहाँ पर क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 का विश्व जनसंख्या। दोस्तों ये है आपका विश्व जनसंख्या में परिवर्तन के स्थानीय प्रतिरूप को समझाइए। ठीक है, विश्व जनसंख्या में जो परिवर्तन है उसके स्थानीय प्रतिरूप को समझाना है यहाँ पर। तो विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रतिरूप, पहला आपका बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध है। ये बहुत कमाल की लाइन है। ठीक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ आर्थिक विकास नीचे ही जाना है। ठीक, जनसंख्या ज़्यादा, जैसे जिस फैमिली में नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा तो उस फैमिली का विकास नीचे ही जाएगा। ठीक है, ये पहली बात। तो ये इन्वर्स रिलेशन से कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ व्युत्क्रम संबंध कह सकते हैं या ऋणात्मक संबंध कह सकते हैं। इसी कारक से या इसी कारण से विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। विश्व में जनसंख्या परिवर्तन की दर बहुत निम्न, जो कि 1.4 गुना, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, फिर भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक, इस चीज़ को समझना है। क्यों? इसका रीज़न भाई कि 1.4 विश्व की जनसंख्या के अगर तौर पे देखा जाए, अगर पूरे विश्व की जनसंख्या में 1.4 अगर गुना किया बहुत बड़ा है। 1.4 आपको देखने में भले कम लग रहा है कि विश्व से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। कह रहा है जब निम्न वार्षिक दर बहुत बड़ी संख्या पर लागू होती है तो इससे कुल जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है। तो वही बात इन्होंने यहाँ बताई है। सो आज दोस्तों हमने जो है क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर हमने 2 विश्व जनसंख्या को बहुत अच्छे से हमने समझा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उस पर दे रखा है। मेरा नंबर है 9560309722। दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है 9560309722। तो आप हमें व्हाट्सएप करके इस PDF को आप इजीली मंगा सकते हैं अगर आप घर बैठ के इस चीज़ को देखना चाहें। और हमसे जुड़ करके अपने डाउट्स को इन वीडियो को माध्यम से अच्छे से आप समझिए, क्वेश्चन को लर्न कीजिए। ठीक है, पढ़िए, समझिए। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो पे दोस्तों, मतलब इस चैनल पे दोस्तों, हमारा जो तनिष्क क्रैश कोर्स चैनल है, बेसिकली इस पर मैं मल्टी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। तो आप जो है विविध प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चैनल पर मैंने तमाम सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी एक ही चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, सो इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग जरूर देखना, मैं दोबारा से कहूँगा। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट वीडियो आपकी बनेगी, लास्ट वीडियो होगी चैप्टर नंबर आपकी 2 की क्लास 12 ज्योग्राफी, जो कि हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर 5 अंक वाले प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं दोबारा से आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, तो ये आपकी आखिरी होगी। इसमें कुछ ग्राफिकल आपको यहाँ पर कैलकुलेशन मिलेगी जिसको हम देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।